तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ का बजट HEIGHT इससे इन्होंने परिभाषित किया इस बजट को। अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग घोषणाएं की और जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कृषि के क्षेत्र में गांव और कृषि के क्षेत्र में जिस तरीके की उम्मीदें थी उनको बजट में प्रावधान किया गया। इसके अलावा शिक्षा और हेल्थ पर भी सरकार ने फोकस किया है। हालांकि कोरोना की स्थिति को देखते हुए राजकोषीय स्थिति भी बताई यहाँ मुख्यमंत्री ने। तो वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बजट पेश किया और इन बजट में कुछ खास बातें ये कही कि वृद्धावस्था योजना के लिए 190 करोड़ की घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री ने की। इसके अलावा नरवा गरवा गुरुआ बारी जो कि सरकार की एक योजना जिस पर लगातार सरकार काम कर रही है उसके लिए भी कुछ खास प्रावधान इस बजट में सरकार ने किए हैं। तो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत अभिलेखागार के निर्माण के लिए 6 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन होगा, ये घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। यानी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष रूप से काम करेगी। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में भी कई घोषणाएं की हैं। तखतपुर में नई ITI खोलने की घोषणा यहां मुख्यमंत्री ने की है। रविंद्र ब्रह्मे जी अर्थशास्त्री इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं रविंद्र जी, यहाँ पर खास प्रावधान आपको क्या नजर आ रहे हैं? चलिए, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट में खास तौर पर शिक्षा हेल्थ को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं। HEIGHT इस शब्द से पूरे बजट को परिभाषित किया है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग घोषणाएं, अलग अलग बातें। रविंद्र ब्रह्मे जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से आप सुन रहे थे कि खास बातें आप क्या लगी इस पूरे बजट में? देखिए, जिस तरीके से अभी मुख्यमंत्री जी ने बजट की घोषणा की और उनके जो बजट में गढ़बो नया छत्तीसगढ़ लिखा हुआ था, तो वो अपने अभिभाषण में ये बता रहे थे कि हमें छत्तीसगढ़ की को जो किस प्रकार से गढ़ना है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को बनाना है, और उसको लेकर जो उन्होंने बजट में जो अपने पूरे तमाम प्रस्ताव दिए हैं और जो उनको जो है 6 बिंदुओं पर उन्होंने उल्लेख किया बजट में इसका कि जो HEIGHT जो उन्होंने कहा, तो H को उन्होंने कहा कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की कि समग्र विकास हो, सभी क्षेत्रों का विकास हो, शहरों का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो, जो विकास की धारा से छूट गए हैं उनका विकास हो, शहरों का भी विकास हो। तो ये सभी होलिस्टिक डेवलपमेंट की एक बात की। ई में उन्होंने बहुत सारे प्रावधान जो एजुकेशन के लिए हुए और खासकर एजुकेशन पे सरकार का जो ध्यान है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जाए छत्तीसगढ़ में, और उन्होंने बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो स्वामी आत्मानंद जी की स्मृति में उसकी घोषणा की बात की, और बहुत सारे उन्होंने घोषणा की नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, नवीन ITI की स्थापना, और बहुत सारे उन्होंने उस एजुकेशन में बहुत सारी घोषणा की। उसी के तरीके से आई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात उन्होंने कही, तीसरी जो बात अपने बजट में उन्होंने कही आई को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सड़कों के लिए होगा या सिंचाई की बात होगी, तो उन चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर में सम्मिलित किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में काफ़ी घोषणाएं रही। उन्होंने कहा कि हमारी ADB के संबंध में जो हमारा जो सड़कों का निर्माण किया जाना है एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से, या किसान किस प्रकार से जो है अपने खेत तक पहुंचाएंगे, उसके लिए उन्होंने एक अलग से घोषणा करी है। तो ये एजुकेशन के संबंध में उन्होंने बात की, और उसके बाद जो वो बात कर रहे थे एजुकेशन के बाद उन्होंने कहा कि जो है H जो है वो हेल्थ को लेकर बात कही उन्होंने, हेल्थ के लिए किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और स्वास्थ्य की सुविधाएं किस प्रकार से लोगों को देना है शहरों में और गांव में। और इसके लिए ये बात मैं और देख रहा था कि बहुत सारे नवीन पदों का भी उन्होंने सृजन किया है, हेल्थ में भी और दूसरे सेक्टर में भी उन्होंने किया है। और इसके साथ अंत में उन्होंने जो है ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी है
कि छत्तीसगढ़ का हम ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से करेंगे, और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति के ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण की बात कही। जो यहाँ के उत्सव हैं, लोक उत्सव हैं, लोक कलाएँ हैं, या म्यूजियम बनाने की बात कही, या नया रायपुर में भारत भवन जैसे निर्माण की बात कही। बहुत समय से ये मांग छत्तीसगढ़ में थी कि इस प्रकार से कला और संस्कृति के रूप में, केंद्र के रूप में स्थापना की जाए। तो इस प्रकार से पूरा जो बजट रहा मुख्यमंत्री जी का, वो जो उन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि जो नया गढ़बो नया छत्तीसगढ़ की बात करनी है, और ये जो 6 बिंदु हैं, इन पूरे बिंदुओं को जो है लेकर उन्होंने ये बात कही है। ज़रूर जो आखिरी जो उनके बजट का जो उन्होंने जो प्रस्तुतिकरण किया, जहाँ पे उन्होंने राजकोषीय स्थिति को बताया, तो उसमें जो रिवाइज एस्टिमेट वो बता रहे थे, पिछले साल का जो बजट एस्टिमेट था उससे रिवाइज एस्टिमेट थोड़ा सा हमारा कम हुआ है। एक बात ये आई, और दूसरा जो है उनका जो बजट का जो घाटे के संबंध में भी उन्होंने कहा है कि लगभग वो 4.5% के आसपास जो है राजकोषीय घाटा है। जरूर राजस्व घाटा इसमें बढ़ा है, और ये हम समझ सकते हैं कि जो कोरोना के समय जो राजस्व पे जो दबाव था और जो करों में कम वसूली हुई, उसके कारण ये अपने बजट के आखिरी जो भाग में उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजकोषीय स्थिति को बिल्कुल बताया। नक्सल प्रभावित हमारा राज्य है और रोजगार की बात भी लगातार सरकार कर रही है। रविंद्र जी, बस्तर टाइगर्स के गठन की बात इन्होंने कही है, ऐसे में माना जा सकता है कि स्थानीय युवाओं को काफी मौका मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। हाँ जी हाँ, अपने स्पीच में कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि हम बस्तर टाइगर्स का गठन करेंगे, जिससे वहाँ पर और काफ़ी लोगों की उसमें भर्ती की जानी है। तो ये जो हमारा जो वहाँ पे जो पुलिस फोर्स है और जो बटालियन काम कर रही हैं, उनको वहाँ पे जो वो कह रहे थे कि जो पहुँच होगी उस क्षेत्र की स्थिति की जानकारी, और फोर्स के लिए इससे मदद मिलेगी। तो ये इस प्रकार से उन्होंने बस्तर जो टाइगर फोर्स की जो गठन की बात की है, और इसमें लगभग 92 करोड़ 92 करोड़ का प्रावधान रखा है, और काफ़ी लोगों को इसमें बस्तर से ही जो होंगे, ट्राइबल जो होंगे, जो क्षेत्र विशेष की जानकारी रखते हैं, उनकी इसमें भर्ती की जाएगी, ऐसा उन्होंने अपने इसमें उल्लेख किया है। रविंद्र जी, एक बात और अहम है, क्योंकि चूंकि अब पूरी तरीके से किसान और गांव पर फोकस इस बजट को माना जा रहा था, लेकिन कुछ खास अलग से प्रावधान नहीं किया, क्योंकि सरकार ने लगातार इस पर काम किया है। बीच में अनुपूरक बजट के जरिए भी सरकार ने इस पर बजट का प्रावधान किया था, और इस बार भी क्योंकि अलग से उसे देखा जा रहा था, लेकिन जितना पहले किया उसके मुताबिक काफी किया है। जी हाँ, काफ़ी जो स्थिति, आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए जो बजट में कुछ नवीन योजनाएं भी उन्होंने घोषणा की है। जैसे एक उन्होंने नवीन कौशल्या मातृत्व योजना घोषणा की है, और बच्चों और जो महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए ये उन्होंने जो घोषणा की है, कुपोषण को कैसे कम करना है, महिला स्वास्थ्य के लिए 5,000 करोड़ की घोषणा की है। तो सरकार का ये जो हम उम्मीद भी कर रहे थे कि कोरोना के समय स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी इसमें कुछ प्रावधान होने चाहिए, तो ये एक नवीन योजना भी उन्होंने यहाँ पे लेकर आए हैं। बिल्कुल, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर सबसे अहम होता है, क्योंकि आम आदमी सीधे तौर पर जुड़ा होता है। हेल्थ को लेकर जो कोरोना काल में जो उम्मीदें थी, आपको लगता है वो उम्मीदों को फुलफिल कर रही है सरकार, या बजट में उसका प्रावधान है? क्योंकि नई सरकारी अस्पताल भी खोलने की घोषणा भी यहाँ पर की है, जिला अस्पताल में सुविधाओं का उल्लेख भी किया। हाँ जी हाँ, और इसमें जो नवीन जो योजनाएं हैं, इसमें जो आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, और जैसे कहा गया कि दुर्ग के भी जो चंदूलाल चंदाकर मेडिकल कॉलेज है, उसको भी सरकार अधिग्रहण करेगी। तो इस प्रकार से, और आप देख रहे हैं कि कोरोना के समय भी सरकार ने अपने जो है पूरे सभी संसाधन जो है काफ़ी उसका भी उल्लेख कर रहे थे कि कितना इसमें अतिरिक्त जो खर्च आया है स्वास्थ्य के लिए और कोरोना के लिए, तो उसका उल्लेख वो कर रहे थे। तो सरकार ने की जो स्ट्रेटेजी रही है कि हम किस प्रकार से स्वास्थ्य के संबंध में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, और ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरों में भी, जैसे शहर में भी जो स्लम्स के लिए भी जो योजना चल रही है, जहां पर उनके मुफ्त में उनकी जो है स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है, उनका जो टेस्ट किए जाने हैं,
तो इनको लेकर काफी प्रावधान बजट के अंतर्गत किए गए हैं। बिल्कुल। सी मार्ट स्टोर के स्थापना के लिए एक जो बात उन्होंने कही, क्या लगता है, क्या सोच उसके पीछे? हाँ, उसके पीछे सी मार्ट स्टोर के पीछे वो था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो वो कह रहे हैं कि हम जो है एक जैसे शहरों में अभी इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, तो अब एक नई बात आई है कि हम गांव में भी जो है औद्योगिक जो पार्क की स्थापना करेंगे। और वो औद्योगिक पार्क की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके उत्पाद हैं, खासकर कृषि से संबंधित उत्पाद हैं, उद्यानिकी से संबंधित उत्पाद हैं, तो इन उत्पाद की जो मार्केटिंग भी जो करनी है, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार के जो है सी मार्ट की स्थापना भी करने का लक्ष्य रखा है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ का बजट पेश हो चुका है और बजट पर लगातार चर्चा हमारी जारी है। अलग अलग बिंदुओं पर हम लगातार विचार कर रहे हैं और अर्थशास्त्रियों से और तमाम विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, जो अलग अलग सेक्टर से जो घोषणाएं जो सरकार ने की है बजट को लेकर। छत्तीसगढ़ में बजट पेश होने के बाद सरकार ने क्या विजन और किस तरह के अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम इस सत्र में किया है। हालांकि आफ्टर कोविड यानी कोविड काल के बाद में और अभी भी जिस तरह की परिस्थितियां हैं, इसमें कितना कुछ सरकार कर सकती थी और क्या आगे वो कदम उठा रही है, इसका एक पूरा खाका वित्त मंत्री के तौर पर प्रदेश के मुखिया ने पेश किया है। और अलग अलग योजनाएं जो सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं जिन्हें कह सकते हैं, जिनका राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हुआ, चाहे इसमें गोधन योजना हो, नरवा गरवा गुरवाबारी हो या फिर रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात, इन सब को लेकर कुछ बड़े ऐलान एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, उम्मीद की जा रही थी। तो उस लिहाज से बजट को लेकर क्या और किस तरह आंका जाएगा, अब इस पर हम डिस्कशन पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे अर्थशास्त्री हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करते जा रहे हैं। कुछ बड़ी बातें जो इस बजट की हैं वो भी आप देख रहे हैं। सी मार्ट स्टोर की स्थापना हो, ये सरकार का जो पहले कदम था उसका एक्सटेंशन के तौर पर लिया जा रहा है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के साथ साथ रूरल इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करें, दोनों को कैसे जोड़ा जाए, इस तरफ सरकार का ध्यान दिखता है। भूजल संरक्षण कोष का निर्माण किया जाएगा, इस तरफ सरकार आगे बढ़ी है। कोरिया जिले में हवाई पट्टी के निर्माण का प्रावधान है, ये एक खास बात इसमें दिखाई पड़ती है। बस्तर के लोगों को रोजगार भी मिले और उस इलाके में नक्सलवाद से लड़ने में फोर्सेस ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में काम कर सकें, इसके लिए वहां के युवाओं को और एक अवसर मिलेगा। इसकी पहले से अनुमान प्रकट किया गया था और ये बस्तर बटालियन के नाम से इसकी शुरुआत होगी, ये भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे जी। डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे, अब की बार आफ्टर कोविड काल कितना कुछ सरकार के पास में था और उस लिहाज से अगर हम देखें तो क्या इसमें उसकी कुछ झलक दिखती है? जी हाँ, सरकार ने जो अपनी वित्तीय व्यवस्था है उसके अंदर रहते हुए, क्योंकि ये एक सामान्य वर्ष तो नहीं था और बिल्कुल असामान्य वर्ष था, उसमें रहते हुए अपनी कुछ जो प्राथमिकताओं की घोषणा मैं कहूँगा बजट के माध्यम से करी है। और जैसे कि सरकार ने बताया कि जो बजट में लिखा हुआ था, मुख्यमंत्री जब लेकर आ रहे थे उनके पास जो बैग था कि गढ़बो नया छत्तीसगढ़ है, तो वो गढ़बो नया छत्तीसगढ़ हम किस प्रकार से करेंगे, और उसके लिए उन्होंने जो 6 अपने जो पॉलिसी हाईलाइट बताए, जिसमें उन्होंने हाइट के जरिए बताए कि वो पूरा प्रावधान उन्होंने अपने बजट में बनाया कि हमको किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विकास को गति देनी है और किस प्रकार से जो है लोक कल्याणकारी जो कार्य हैं और जो उनकी कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको किस प्रकार से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हम लागू करेंगे, उनके लिए क्या बजट प्रोविज़न होगा, ये उन्होंने कहा। 2 बात उन्होंने कही कुछ जो नई योजनाओं के लिए। एक तो बात उन्होंने कहा कि हम एक नवीन जो है राजीव गांधी जो न्याय योजना है, वो नवीन न्याय योजना की चर्चा उन्होंने की है कि हम नवीन न्याय योजना यहाँ पे लाएंगे। और दूसरी जो उन्होंने जो बात करी है वो है आपकी जो नवीन जो कौशल्या जो मातृत्व योजना है, वो उसके लिए उन्होंने अपनी घोषणा करी है। और इसके अलावा तमाम अन्य घोषणाएं हैं और सभी के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर इसमें रखा है, शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। और लास्ट में वो कह रहे थे कि जो है हम आपकी जो है रास्तों की अड़चनों से डरते नहीं हैं, ये बात अपनी लास्ट स्पीच में मुख्यमंत्री कह रहे थे। जी, और एक ट्वीट भी आपने भी पढ़ा होगा। जी हाँ, उन्होंने कहा वक्त कितना भी मुश्किल हो रफ्तार थमने नहीं देंगे। जी हाँ, और चुनौतियां लाखों छत्तीसगढ़ को रुकने नहीं देंगे, ये उनका ट्वीट भी है। तो इसी दिशा में उनके बजट को भी देखा गया। एक और इम्पोर्टेंट बात जो थोड़ा यूथ को या आज की जनरेशन को अट्रैक्ट कर सकती है कि प्रदेश में कुछ नया हो रहा है, एक रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने का जो सरकार का संकल्प था, ये दिख रहा है। सी मार्ट
और इंडस्ट्रियल एरिया और रूरल एरिया को मिलाने का एक काम किया सरकार ने। जी हाँ। क्या ये बेनिफिशियल होगा? नहीं, निश्चित रूप से आप यदि रूरल एरिया में आपको ग्रामीण जो हैं कृषक हैं या ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जो कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, उनको यदि आप उनके लिए यदि इस प्रकार से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और उनको इस प्रकार से यदि सप्लाई चेन से जोड़ पाते हैं तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात होगी। और सी मार्ट का जैसे कि इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि छत्तीसगढ़ की जो कला है, शिल्प है या वनोपज है या और अन्य सभी प्रकार के जो उत्पाद हैं और तो इन सभी को एक छत के नीचे ला के इन्होंने ये सी मार्ट की एक परिकल्पना दी है। तो ये सी मार्ट यदि स्थापित होता है तो ज़रूर जो हमारा जो ये सब उत्पाद हैं जो खासकर वन है या इसमें जो है आपके जो कारीगर हैं हमारे यहाँ के जो उनकी भी उत्पाद इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें होंगे। तो ये आपको इनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा मैं कहूँगा कि यहाँ पे। और दूसरा जो है जो हमारे जो उत्पाद भी हैं साथ ग्रामीण एरिया से जो उत्पाद हैं उनका जो वैल्यू एडिशन होगा और इनको हम ना केवल राज्य में कर सकते हैं, दूसरी जगह कर सकते हैं, इनको हम इनका इवन एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो ये सी मार्ट के माध्यम से यदि ये बन पाता है राज्य में, आने वाले समय में हम इसको सही ढंग से बना पाएं और सभी लोगों को एक इस प्रकार की सप्लाई चेन से जोड़ पाएं तो इसका लाभ राज्य को भी मिलेगा और लोगों को भी मिलेगा। बिल्कुल। और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और साथ में जो सी मार्ट है प्रदेश में तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन प्रदेश के प्रोडक्ट को, यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट को बाहर जाकर भी पेश किया जा सके, यहाँ के प्रोडक्ट को वहाँ मार्केट मिल सके। अगर ऐसे सी मार्ट प्रदेश के बाहर हैं जो छत्तीसगढ़ के नाम से अगर दिखाई पड़ते हैं तो बड़ी बात होगी। बजट पर चर्चा चलती रहेगी, डिस्कशन हम करते रहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दे सकते थे, क्या मिला। डॉक्टर साहब, जैसे हम आपसे पहले भी चर्चा कर रहे थे और अभी भी हमने प्रेस ब्रीफ देखा, इसमें वो तमाम पॉइंट्स थे जिन पर हम चर्चा कर रहे थे। एक जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, ये कहा जा रहा है कि ये क्रांतिकारी कदम रह सकता है। सी मार्ट के बारे में आप चर्चा कर ही रहे थे। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, मार्ट हो, इंडस्ट्रियल पार्क हो, ये उद्योगपतियों को और आज की जनरेशन को आने वाली संभावनाओं की एक शक्ल दिखाती। अगर इन दो पर बहुत अच्छे से काम हुआ तो शक्ल बदल सकती है, मार्केट का स्वरूप बदल सकता है। जी हाँ, देखिए यही अभी तो ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्या है कि उनकी जो उपज है, उनके जो उत्पाद हैं, उनकी उत्पाद का जैसे जो उत्पादन हो रहा है उसमें कैसे मूल्य वर्धन किए जाए और उनको कैसे मार्केट उपलब्ध हो। तो ना ग्रामीण क्षेत्र में बल्कि वनोपज से संबंधित भी तमाम उत्पाद हैं। तो उसके लिए ये जो एक कंसेप्चुअल चीज़ आई है कि इसकी स्थापना करनी है और आने वाले समय में सी मार्ट की स्थापना होगी, तो ये एक इनोवेटिव अप्रोच है और एक इसका यदि ये ठीक से लागू किया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। तो ये एक जो पहला ये कंसेप्ट आया कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम बनाएंगे और सी मार्ट बनाएंगे, तो ये एक मैं कहूँगा कि स्वागत योग्य कदम है यदि इसको अच्छे से क्रियान्वित किया जाता है और इसका लाभ सब तक पहुँच पाए उन लोगों तक, खासकर जो हमारे ना केवल मैं कहूँगा कि जो उत्पाद हैं बल्कि जो दस्तकार हैं, जो हस्तशिल्प हैं, वो भी इनमें ज़रूर जगह पाएंगे। उनको भी जो है उनकी ब्रांडिंग, छत्तीसगढ़ की एक ब्रांडिंग इसके माध्यम से हम कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे छत्तीसगढ़ के कई ब्रांड हैं, चाहे बस्तर के हैं ब्रांड हैं या आपके जांजगीर के समय से कोसा का ब्रांड है, तो अन्य ऐसे ब्रांड हैं। तो और सी मार्ट के माध्यम से इसकी और आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो दिखाई पड़ती है कि ये चाहे मार्ट हो चाहे पार्क हो, इन दोनों में आप देखें कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मार्केट के आधुनिकीकरण और एक ओपन टू ऑल या निजी सेक्टर के साथ में मिलकर गवर्नमेंट ऐसे मार्केट बनाए, इस तरफ ध्यान दिखाई पड़ता है। इसमें भी एक आगे कदम दिख रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। जो दूसरा एजुकेशन से जुड़ा पार्ट है, जिसमें इंग्लिश मीडियम की स्कूल की स्थापना हो या एक आधुनिक बोर्डिंग स्कूल की स्थापना हो, इनकम के जो सोर्सेज थे उन सब के ऊपर कुठाराघात हुआ। तो ऐसे समय में आया ये बजट इस कसौटी पर कि राज्य कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे पटरी पर आ सकता है, अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ा सकता है, कैसे हमारे एक्सपर्ट देख रहे हैं। इसके लिए हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर रविंद्र ब्रह्मे हमारे साथ में बजट की शुरुआत से लेकर अब तक बने हुए हैं। अब हम दोनों पक्षों को भी सुनेंगे। रमेश वर्ल्यानी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे, और श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है सर आपका। सबसे पहले वर्ल्यानी साहब आप ही से पूछते हैं, चूंकि आप वित्तीय मामलों के जानकार भी हैं, बाजार को भी समझते हैं, सरकार की चुनौतियों को भी समझते हैं,
कोविड-19 के बाद बजट बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, ये सबको पता था। सबसे बड़ी बात यह कि किसानों को लेकर, खेती कृषि के विकास को लेकर जो आपकी प्रतिबद्धता थी वो इस बजट में पहले वाक्य से दिखाई पड़ती, लेकिन अब बजट आपके सामने, उस पर आप कितना अपने आप को आगे बढ़ता हुआ पा रहे हैं? देखिए पुनीत जी, आपने खुद ही स्वीकार किया है कि कोरोना काल के बाद बजट पेश करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण काम था जी। और बजट को आप समग्र रूप से देखेंगे तो कोरोना काल के बाद जो देश और प्रदेश की जो वित्तीय स्थितियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बजट छत्तीसगढ़ के समग्र विकास की ओर बढ़ने वाला बजट है। यानी जो एक हमारा था गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की जो हमारा थीम प्रोजेक्ट है, उस थीम प्रोजेक्ट को बढ़ाने का काम हमने ये किया है। और कोरोना काल के जो नतीजे आए हैं देश भर में, उसमें ये चीज स्थापित हो गई है कि पूरे देश में जो स्थितियां बनी जीडीपी की गिरावट की, उसको संभालने का काम कृषि क्षेत्र ने ही किया है। सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में हम नीचे गए, लेकिन देश के किसानों ने अपनी मेहनत से कृषि उत्पादन के माध्यम से देश के जीडीपी को संभालने का काम किया है। और उस दिशा में यदि हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है कि कृषि अर्थव्यवस्था को सुधार दीजिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर दीजिए, तो शहर के व्यापार उद्योग बढ़ेंगे, आपका राजस्व बढ़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि कोरोना काल में हिंदुस्तान के अनेक अन्य राज्यों के जीएसटी राजस्व में गिरावट आई। वो इसलिए गिरावट आई कि वहां के लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं था। लेकिन छत्तीसगढ़ में जीएसटी में ग्रोथ इसलिए देखी गई कि हमने किसानों को 25 रुपए क्विंटल की दर से उनका धान खरीदा, मनरेगा में हम नंबर 1 पर आए, सर्वाधिक रोजगार दिया। तो आम आदमी के हाथ में जब पैसा आया, क्रय शक्ति आई, तो उसका असर बाजार और उद्योग में पड़ा। और जब बाजार उद्योग में खरीदी होती है तो निश्चित रूप से वो राजस्व के रूप में, जीएसटी के रूप में देश के और प्रदेश के खजाने में जाता है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम देख रहे हैं कि इस बजट में कृषि को तो स्थान दिया ही दिया है, कृषि के साथ शहरी विकास को भी हमने ख्याल किया है। और सबसे बड़ा चीज ये है कि आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक कल्याण की जो हमारी योजनाएं हैं उसको हमने नजरअंदाज नहीं किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा इसलिए कि ये पूरा सत्र निकल गया बच्चों का। स्वास्थ्य इसलिए जरूरी है कि कोरोना काल की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, एक फिर तीसरी एक लहर दिखने जा रही है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने महसूस किया है कि यदि स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो आने वाले समय में भी हम इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। तो बजट इस तरह से समग्र विकास की ओर दिशा में बढ़ा हुआ कदम है। और एक सांस्कृतिक वाला एक सबसे अच्छा मुझे लगा कि हिंदुस्तान में भारत भवन जो मध्य प्रदेश का भोपाल का है, वो संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है, बड़ी पहचान बनाई है। उसी तर्ज पर हम छत्तीसगढ़ में भी एक भारत भवन की आधारशिला रखने जा रहे हैं, जिसमें देश की जो विविध संस्कृति का प्रतिरूप है, जो देश की एकता और अखंडता को जोड़ने का काम करता है, उसकी झलक भी उस भारत भवन के माध्यम से दिखेगी। और एक एजुकेशन हब की दिशा में हम यदि सोचें तो रायपुर शहर के नवा रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हॉस्टल की योजना है। मैं सोचता हूं कि मुख्यमंत्री के मन में जो विजन है कि नया रायपुर में एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित हो, उस दिशा में भी ये कदम है। चलिए, आपने बखूबी सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की। मैं अब थोड़ा अलग अलग स्पेसिफिक पॉइंट पर आऊंगा, लेकिन पहले एक प्रतिक्रिया ले लूं विपक्ष की भी कि वो क्या सोचते हैं। सुंदरानी साहब, आप भी बाजार और कारोबारियों से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, पार्टी और पार्टी की सरकार चलाने का तजुर्बा भी आपके पास में है। आपको लगता है कि कोविड-19 के बाद में इससे बेहतर कुछ किया जा सकता था? आपके मुताबिक प्लस या माइनस, जिसके बारे में आप बोलना चाहें, क्या आपको इस बजट में विजन नजर आया? आदरणीय पुनीत जी, इस बजट में पुराने जो पिछले साल के बजट के अलावा क्या नए प्रावधान इन्होंने किए, हम तो बहुत उम्मीद कर रहे थे। हमने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने जाएंगे अगर वो बेरोजगारी के मुद्दे पे कुछ करेंगे। 10 लाख नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये प्रति माह देने की बात मुख्यमंत्री जी ने की थी। शिक्षा कर्मियों की भर्ती की बात, पुलिस की भर्तियों की बात, उसके लिए प्रावधान रखा जाना चाहिए था, लेकिन कहीं नहीं रखा गया। ऐसा लगता है कि 4.6 या 4.5 घाटे का ये आएगा अनुमान जो लगाया गया है, ये कम से कम 7-8% घाटे का रहेगा बजट में।
वित्तीय वर्ष में। कहीं न कहीं यह सरकार ग्रामीण की बात तो करती है, लेकिन ग्रामीण विकास के लिए जो कुछ करना चाहिए, हम डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार को देखें तो 15 साल तक शहरों और गांवों को एक साथ जोड़ने का काम, कहीं न कहीं गांवों की दशा बदलने का काम, आज गांव भी शहर नुमा लगने लगे, लेकिन उनके लिए प्रावधान रखा जाना चाहिए, विकास के लिए प्रावधान रखाना चाहिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए जितनी राशि रखी जानी चाहिए तो नहीं रखी गई। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने निरंतर इस दिशा में काम किया। जहां तक प्रति व्यक्ति आय, अभी सर्वेक्षण रिपोर्ट विधानसभा के पटल पे रखी गई, उसमें प्रति व्यक्ति आय जो थी, जो लगातार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद लगातार बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आई है। इन सारी बातों पे चिंतन करना चाहिए, आखिर क्यों प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आई है। कोरोना काल से निपटने के लिए निश्चित रूप से हमको सबको एक साथ होकर काम करना चाहिए, जनता को जागरूक करने का काम करना चाहिए। आने वाले समय में हमारे सामने खतरा है, और निश्चित रूप से जिस प्रकार महाराष्ट्र की स्थिति, दिल्ली की स्थिति है, और ये कहीं बादल हमारे यहाँ भी आके बरसे तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ फिर कठिनाई में आएगा। पहले भी छत्तीसगढ़ में कोरोना के बहुत कम केस थे, लेकिन सरकार की लापरवाही से वो बढ़े, उसका भी झलक इस बजट में दिखना चाहिए। स्वास्थ्य के बजट को और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की जीवन मृत्यु का छोटा सा पॉइंट, आपको लगता है कि ये सब सरकार एक बजट में एक ही साथ कर सकती थी? मैंने इसलिए जोड़ा था कि आपने भी सरकार चलाई है और कोविड-19 के परिस्थिति में हमने राष्ट्रीय बजट को भी देखा। जी पुनीत जी, बेरोजगारी के मामले में तीसरा बजट है भूपेश सरकार का, और इनके घोषणा पत्र में है 10 लाख नौजवानों का करीब 2.5 साल निकल गए, 70-75 हजार रुपए प्रति नौजवान का सरकार के ऊपर कर्ज हो गया। इस बार तो देना था, क्योंकि आने वाला 2021 हमारा जो चल रहा है 2021-22 बहुत अच्छा बेहतर की संभावना है, और कह रही है सरकार की हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। जीडीपी के मामले में वो कहती है कि केंद्र सरकार से हम बहुत बेहतर स्थिति में। जब सब कुछ बेहतर है तो ये बेहतर समय में तो कुछ दिया जा सकता है। आपकी इस बात का उत्तर मैं जरूर लूंगा साहब। हम शुरू से लेकर अब तक इस बजट को लगातार 3-4 कसौटियों पर कस रहे हैं, खुद ही हाइट की कसौटी पर आपने भी कसा। मैं देख रहा हूं कि आप पूरा उसका आकलन कर रहे हैं। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने सुना, सबका कहना यह है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर इसको इग्नोर किया। क्या इस काल में आपको लगता है कि इससे ज्यादा इस पर होना चाहिए जोर? देखिए, ये जो चर्चा हुई, बजट जो आया, इसमें आखिर जो एक ये बात कहना चाहूँगा कि आखिर इसका क्या असर रहा बजट पे। ये जो आपका कोरोना पीरियड गया और जो ये काल गया, जो कि एक जो है अलग था, नॉर्मल नहीं था, इसका बजट पे कितना असर रहा, ये थोड़ा सा मैं 2-3 बात आपको बता दूं। तो यदि आप देखें तो हमने जो बजट रखा था पिछले साल, जो था कि कहा था कि हमें 26,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो उसमें लगभग हमारे राज्य में, यानी मैं बता रहा हूं कि कोरोना का क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी में रहा, तो लगभग हमको 22,500 करोड़ रुपए ये मिले हैं इससे। तो लगभग ये आप देखते हैं तो आपको 4,000 करोड़ की गिरावट आई है। और इस बार हमने अगले बजट के लिए लगभग 25,750 करोड़ रुपए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको राजस्व जो ओन टैक्स रेवेन्यू है सरकार का, उससे मिलेगा। तो ये है कि हम देख रहे हैं कि ये निश्चित रूप से कोरोना का असर हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ा है, रेवेन्यू कलेक्शन पे पड़ा है। और इस स्थिति में जो बजट बनाया गया है, साइज ऑफ द बजट भी रहा, वो लगभग 57,500 करोड़ का बजट है इसमें। और उसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि जो केंद्र से भी जो हमको पैसा मिलने वाला था, क्योंकि ये सारे जब आपके पास संसाधन होंगे तो आप उनको खर्च करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो केंद्र से भी जो हमारा कमी हुई है, जो मिलने वाले, इसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है। यानी हमने बजट में अनुमान लगाया था कि 26,803 करोड़ रुपए हमें टैक्स के रूप में केंद्र से मिलेंगे, और वो पैसे हमको मिल रहे हैं 18,000 करोड़ रुपए। मतलब आप देखिए इसमें लगभग 8,000 करोड़, 8,500 रुपए करोड़ कम हमको केंद्र से जो डेवल्यूशन हुआ, हमारा बजट का जो अनुमान था उससे मैं बता रहा हूं। तो ये सब चीजें जो हैं, जो असर जो रहा, जो कोरोना का रहा, केंद्र पे भी रहा, राज्य पे, क्योंकि जैसा सबने कहा कि ये एक जो है असाधारण स्थिति है। और उसी प्रकार से ना टैक्स डिवोल्यूशन हुआ, और जो अनुदान भी जो केंद्र से मिलता था, हमने अनुमान लगाया था 21,000 करोड़ का अनुमान मिलेगा, वो 18,500 करोड़ रुपए हमें इस साल अनुमान मिला है। तो अब अगली बार हम इस प्रकार से ये इसका असर थोड़ा सा बजट में है,
है। और पर एक बात और भी है कि जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार जो फिजिकल डेफिसिट है वो काफ़ी बढ़ेगा इस काल में, क्योंकि आप देखते हैं केंद्र सरकार का तो 9.5% चला गया डेफिसिट, पर हमारे यहाँ इन्होंने मैनेज किया है कम से कम इसको 6.5% पे रखें इस साल के लिए, 21-22 के लिए, और अगले साल ये 5.5% कर रहे हैं। तो ये जो 5.5% 21-22 में होगा, ये FRBM के टारगेट के अंदर है। और 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि इसको ले जाके आपको 2026 में जाके 25-26 में ले जाके आपको 3% के लेवल पे लाना है। तो एक टारगेट उन्होंने रोड मैप दिया है कि 21-22 से लेके 25-26 तक राज्य का जो है जो राजकोषीय प्रबंधन है वो किस तरीके से होना चाहिए, तो उसके अनुरूप इन्होंने प्रबंधन करने की कोशिश की है। तो जरूर इसका असर थोड़ा सा इनका जो साइज ऑफ द बजट है उस पर थोड़ा सा इसका असर दिखता है। तो ये मैं कहूँगा कि बजट पे ये जो कोरोना इम्पैक्ट का जो असेसमेंट है वो रेवेन्यू में और राज्य की रेवेन्यू में केंद्र से जो अनुदान मिलने वाला था और जो हमारा राजस्व था उस पे ये इसका असर साफ रूप से दिख रहा है। चलिए, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि कोरोना काल में जितना असर बजट के ऊपर, जितना असर अर्थव्यवस्था के ऊपर, जितना असर केंद्र से मिलने वाली राहतों रियायतों पर पड़ा है, इसको मैनेज करने का एक प्रयास और आने वाले 26 को लेकर एक रोड मैप है। हमारे साथ में एक नए गेस्ट जुड़े हैं, कमल वर्मा साहब, कर्मचारी नेता, उनकी प्रतिक्रिया में लूंगा, लेकिन पहले इस पॉइंट पर बात करते हैं। वरल्यानी साहब, बार बार ये आरोप लगता है कि कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान नहीं, शहरों की तरफ ध्यान नहीं, विकास के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगाई, कुछ भी नया नहीं दिया। पुनीत जी, बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग 15 साल सत्ता में रहे हैं और बजट के अलग अलग विभागवार प्रावधान होते हैं, उसका अध्ययन उनको भी रहता है। उसके बाद भी केवल राजनीतिक इमेज बनाने के लिए इस तरह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में सोचना उचित नहीं है। आपने कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया नया रायपुर में, सारे बिल्डिंगें बन गई, मकान बन गए, खाली पड़े हैं, बिजली रात को चमकती रहती, चलने वाला नहीं है। तो निर्माण का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी निर्माण कर दीजिए जिसकी उपयोगिता नहीं हो। अब नया रायपुर की बसाहट को बढ़ाने के लिए भूपेश बघेल जी ने तय किया कि वहां अधिकारी वहां रहेंगे, कर्मचारी वहां रहेंगे, मंत्री वहां रहेंगे, राज्यपाल वहां रहेंगे, आने वाले समय में विधानसभा भवन भी उधर जाएंगे। उसके लिए प्रावधान ऑलरेडी किया हुआ है और इस बजट में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया है, सिंचाई योजनाओं पर ध्यान है, सड़कों के निर्माण पर ध्यान है। तो कैसे कह सकते हैं ईंट नहीं है? और सवाल यह है, आज जहां तक नए रायपुर का सवाल, इस पर हम प्री बजट का डिस्कशन भी देख रहे थे। ये एक बड़ा बहस का पुराना विषय है कि पुरानी सरकार ने नया रायपुर बसा दिया, वहां पर आबादी नहीं जा पाई, अब आबादी लाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, यहां तक ठीक है। बाकी के निर्माण कार्यों की तरफ है, हाईवेज की तरफ है या सड़कों की तरफ है, लोकल स्तर के ऊपर कई सारे पुल पुलियां हैं जिनका निर्माण अवेटेड है, जो पुराने हैं वो पूरे नहीं हो पाए, कुछ कोविड की वजह से, कुछ कहते हैं कि मंशा नहीं है या ध्यान नहीं है। पुनीत जी, पिछले कोरोना काल में निर्माण कार्य बंद थे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। निर्माण कार्य इसलिए बंद थे कि मजदूर निकल ही नहीं रहे थे घरों से, इसलिए निर्माण नहीं हो पाए। लेकिन बजटीय प्रावधान सब में थे और इस बजट में भी आप देखिए ना, 8 नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए है, 8 बालक एवं 9 नवीन कन्या छात्रावास के लिए है, 7 नवीन महाविद्यालय और 3 कन्या महाविद्यालय की स्थापना है, 12 नए रेलवे ओवरब्रिज, 151 नवीन पुल, 585 सड़कों के निर्माण के लिए 504 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अब आप किस बात का मैं उत्तर लेता हूं, कैसे लगता है विपक्ष को? सुंदरानी साहब के यहाँ एक ईंट भी नहीं रख रहे, बजट में प्रावधान भी दिखते हैं और पिछले साल के बाद जो कर सकते हैं वो देख रहे हैं। देखिए, पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो इन्होंने पीडब्ल्यूडी के बजट को, नगरीय प्रशासन के बजट को इन्होंने बहुत कटौती की। 1-1, 2-2 करोड़ रुपए के वार्ड पार्षदों के काम होते थे, वो सारे के सारे काम बंद हो गए। 5 लाख 10 लाख रुपए तक 1.25 साल में काम नहीं करा पाया पार्षद किसी भी वार्ड में। मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है, पेंशन बंद कर दी गई है, वृद्धा पेंशन के नए फॉर्म नहीं भराए जा रहे। तो मतलब नगरीय प्रशासन के बजट को बहुत ज्यादा कटौती कर दिया। लोक निर्माण विभाग के
बजट में कटौती कर दिया। स्वास्थ्य में जिस गति से इसमें बढ़ना चाहिए था, क्योंकि हम जब कोरोना काल के खतरे को महसूस कर रहे हैं तो स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया जाना चाहिए था। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में 1 मेडिकल कॉलेज, 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, 10 मेडिकल कॉलेज तक हमने छत्तीसगढ़ को पहुंचाया। तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने शिक्षा को बहुत अधिक ध्यान दिया था। क्यों नहीं शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा? क्यों नहीं, पर यहाँ तो 119 इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात है। देखिए, वर्ल्ड क्लास का एक क्या नवा रायपुर में एक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात है हॉस्टल के तौर पर। निश्चित रूप से इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू करके सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, लेकिन अन्य भी स्कूल में शिक्षकों की जो कमी है, जो वादा किया था सरकार ने, शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं चालू की जा रही? यही तो पॉइंट है, ये उनका पॉइंट था कि पिछली सरकार ने केवल कंस्ट्रक्शन पर ध्यान दिया, नहीं, अंदर के हालात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब उसको उनको कवर अप करना पड़ रहा है। लगातार अभी शिक्षकों की नियुक्ति में हमारी सरकार ने जो भूमिका निभाई, शायद 15 साल में इतना शिक्षकों की भर्ती। एक मिनट आपको रुकना चाहूंगा, रमन सिंह जी कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सुनते हैं पहले जी। और बजट में उसका प्रावधान नहीं रखा है। मुझे लगता है जो सबसे दुखद विषय मैं देख रहा था, प्रदेश के 30% जनजाति वर्ग रहता है। बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि 32% जनजाति के लिए बजट में प्रावधान कितना रखा गया है। मुश्किल से बजट में 170 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। बजट का 32% हिस्सा जनजाति क्षेत्र में होना चाहिए था, उसमें भी ये कमी आई है। कुल मिला के ये बजट विकास की अड़चनों डालने वाला बजट है। कोरोना काल में मजदूरों को जो और छोटे उद्योगों को नुकसान हुआ है, वो भी खाली के खाली रह जाएंगे। और इस प्रकार विकास के जो उन्होंने आखिरी में जो पंक्ति पढ़ी थी, उसी का जवाब है, विकास के रास्ते पर अड़चने डालते हो तुम, न्याय का नाम देकर अन्याय करते हो तुम। ये पूरा छत्तीसगढ़ के गरीब, मजदूर, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के साथ अन्याय है और एक प्रकार से शून्य बजट है, जिसमें न विकास की संभावना दिखती है, न भविष्य की कल्पना दिखती है। बजट को जो आज प्रस्तुत हुआ, छत्तीसगढ़ को घोर निराशा के दिशा में ले जाने वाला है। सर, नगर नार संयंत्र खरीदेंगे कहती है राज्य सरकार, लेकिन कहीं कोई उल्लेख ही नहीं। अरे नगर नार खरीदने की बात छोड़िए, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, जो पुल पुलिया, सड़क, स्कूल, यानी PWD की हालत देखिए, ये सड़कों के निर्माण है, उसके एनुअल। तो हमारे साथ में एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ, जिसके साथ हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बार बजट में क्या कर सकते थे और कितना सरकार कर पाई है। बड़ी बात थी कि 2026 तक राज्य को किस दिशा में सरकार ले जाना चाहती है। एक जो राष्ट्रीय निर्देश था, एक राष्ट्रीय हम कह सकते हैं लाइन थी, उसको क्या प्रदेश आगे बढ़ा रहा है, इस बजट से क्या उसका जवाब भी मिलता है। कोविड काल के बाद में कितना कर सकते थे, क्या हम कर पाए हैं, क्योंकि अपने खर्चों को निकालना हर सरकार के लिए हर स्तर पर बड़ा मुश्किल रहा है। हमारे साथ में जो पैनल है, इसमें रमेश वर्ल्यानी साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, श्रीचंद सुंदरानी जी बीजेपी की तरफ से, कमल वर्मा साहब हैं कर्मचारी नेता जो जुड़े हैं, हमसे चर्चा करते हैं। कमल जी, आपने पहले भी अपने वर्ग की समस्याओं पर बात रखी प्री बजट, अब फिर आपने इस बजट को देखने के बाद क्या महसूस किया, इस काल को ध्यान में रखते हुए क्या लग रहा है इस वर्ग को? देखिए पुनीत जी, हम जो है कोविड काल को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ऐसे प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी, सरकार ने 2019 में कहा कि 2019 जो है किसानों के लिए है, 2020 कर्मचारियों के लिए रहेगा, लेकिन कोविड के कारण जो है सरकार को वित्तीय संकट से जूझना पड़ा। इसको हम स्वीकार करते हैं। साथ ही हम जो है, जैसे अभी हम बजट में पढ़ रहे थे, बजट के भाषण भी मैं सुन रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ सोचा है। तो हमें इस बात का बड़ा दुख है कि प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी के हित में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम चाहते थे कि जैसे बजट में कटौती भी किया गया है, समय के हिसाब से वो भी बहुत आवश्यक है। तो हम चाहते थे जैसे 9% महंगाई भत्ता जुलाई 2019 से ड्यू है, तो उसमें से कम 5% महंगाई भत्ता इस बजट में प्रावधान कर दिए होते, या और बहुत सारे 14 सूत्री मांगों को लेकर हमने लगातार सरकार के सामने अपना बात रखा। हमारे बीच में वर्ल्यानी साहब भी बैठे हुए हैं, हमेशा जो है हम अपनी बात को उनको बताते रहते हैं, और वो ऐसे प्रवक्ता है जो डायरेक्ट मुख्यमंत्री को हमारी भावना से भी अवगत कराते हैं। उसके बाद में भी कर्मचारी हित में इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, तो ये कर्मचारी मोटे तौर पर नहीं कह सकते हैं कि 2020 जो कर्मचारियों के लिए ना था वो कोविड काल में चला गया, तो अब 21 में क्या कर रही सरकार, मैं उस पर उत्तर लूंगा। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट
और इंटरेस्टिंग जानकारी भी आपको बता दें कि अब की बार का जब बजट, हर बार हमारा ध्यान होता है उस ब्रीफ केस पे, फिर उस परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर बदला गया, एक पाउच आया और उसके बाद एक टैब आ गया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी निरंतर जो वोकल फॉर लोकल की बात की जाती है, साथ ही साथ यहाँ के छत्तीसगढ़ प्रोडक्ट को आगे रखने की बात है। महिलाओं से बजट आप बनवाएं तो बहुत अच्छा बजट बनाते हैं। इस दिशा में भी सरकार ने ध्यान दिया है। कुछ अच्छे और पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं जिनको दरकिनार नहीं करना चाहिए। छत्तीसगढ़ मातृशक्ति मातृभक्ति का प्रदेश है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि राज्य का बजट बनाने में सहयोगी के तौर पर वित्त सचिव अलरमेल मंगई डी और बजट की संचालक शारदा वर्मा दोनों महिला अफसर हैं। खास बात यह कि बजट के लिए मल्टीनेशनल कंपनी के ब्रीफ केस का इस्तेमाल यहां भी नहीं दिखा है। देख रहे हैं आप टीवी स्क्रीन के ऊपर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। तो ये जो गढ़बो है इसमें भी लोकल प्रोडक्ट है। प्रदेश के खादी ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने की नीति के तहत स्थानीय स्तर पर हाथ से बना कोसे का बैग, इसका इस्तेमाल किया। इसका न केवल जिक्र मुख्यमंत्री ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, बल्कि शुरुआत में भी आप देखें 2 महिलाएं, उन्होंने इसमें भरपूर आधार की तरह इस्तेमाल करते हुए जो तमाम प्रोडक्ट्स थे, उम्मीदें थी, उन सबको एक सुंदर स्वरूप जो दिया। इस ब्रीफ केस को भी आप देखें, लोकल प्रोडक्ट का जो आकार दिया, इससे भी काफी कुछ प्रदर्शित होता है कि मंशा क्या है, आने वाले प्लान्स क्या हैं। चलिए वापस अब चर्चा के ऊपर हम लौटेंगे। वर्ल्यानी साहब, बार बार ये आरोप लगता है कर्मचारी वर्ग की तरफ से कि क्या कर्मचारियों को भूल गई सरकार। 20 में आपने कहा था ये कर्मचारियों के लिए होगा, 20 का क्या हुआ दुनिया जानती, अब तो 21 आ गया साहब। ये कर्मचारी नेता जो कमल वर्मा जी ने बात रखी है, उनकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हमारा जन घोषणा पत्र भी कर्मचारियों, किसानों के लिए जितना समर्पित रहा है उतना ही कामगारों और कर्मचारियों के लिए भी समर्पित रहा है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि कोरोना काल के कारण प्रदेश वित्तीय संकट में फंस गया है और इस बजट में इस तरह का आर्थिक नियोजन हो नहीं सकता था कि कर्मचारियों की मांगें पूरी हो सकें। लेकिन मैं उन्हें निश्चिंत करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के दिमाग में समाज के हर वर्ग के लिए सोच है और चिंतन है और उनमें कर्मचारी वर्ग भी शामिल है। नहीं, पर एड्रेस क्यों नहीं करते? देखिए 1-2 शिकायतें हैं, जैसे आपके साथ में यहां बजट के ऊपर नहीं, इसके पहले भी कई दफा जब हम लोग मिले हैं तो ये चर्चा की है कि ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे कई सारे बेरोजगार हैं जो अपने भत्ते या नौकरियों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे कई सारे कर्मचारियों के वर्ग हैं जो नियमितीकरण की बात तक रहे हैं। यह आप ही का प्रॉमिस था। अब चूंकि धीरे धीरे सरकार का नहीं, इनका भी समय गुजरते गुजरते 3 साल हो रहा है। तो पुनीत जी बिल्कुल बात सही है। शिक्षकों का नियमितीकरण का मामला बहुत दिन से अटका हुआ था, लॉकडाउन के कारण उसको सुलझाने का काम हम लोगों ने किया है। और वैसे ही शिक्षकों की नियुक्तियां कोरोना काल के कारण रुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने वादा किया था कि कोरोना काल की असर खत्म होगा और स्कूल खोलने की स्थिति में होंगे तो हम उनको अपॉइंटमेंट देंगे और अपॉइंटमेंट लेटर देना शुरू कर दिया गया है। पुलिस में भर्ती हो चुकी है, एक सशस्त्र बल भी और आने वाला है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2200 महिला होमगार्ड की नियुक्तियों के लिए भी एक इस बजट में प्रावधान किया गया है। ठीक, जहां तक कर्मचारियों के जो अलाउंसेस का सवाल है, मैं उसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि अलाउंसेस इनका वैधानिक अधिकार है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। विलंब हो सकता है जरूर, और ये वो भी जानते हैं कि सरकार का पैसा कहीं जाता नहीं है। तो मैं उनसे केवल यही अपील करूंगा कि जो कोरोना संकट के कारण प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति का संकट खड़ा हुआ है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए वो सब्र करें, उन्हें निराश नहीं होना पड़ेगा। पर धैर्य रखते रखते कहीं चुनावी साल तक नहीं ऐसा नहीं आएगा, कुछ कह रहे हैं। ऐसा नहीं मैं वर्ल्यानी साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 14 सूत्री मांग को लेकर हमने बड़ा आंदोलन किया प्रदेश भर में, कलमरत मसाल उठा, और वो भी हमने दिसंबर में किया। 2 साल बीतने के बाद में हमने वो आंदोलन किया, इसलिए कि हम इंतजार करते रहे। हम चाहते हैं कि जैसे आप किसान के लिए योजना बना रहे हैं, गरीब के लिए योजना बना रहे हैं, हर वर्ग के लिए जो योजना बना रहे हैं, तो आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, आप हमारे लिए क्या योजना बना रहे हैं? कहीं भी नहीं दिख रहा है कि जैसे आपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, तो घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा? एक हम ये चाहते हैं कि जैसे मंत्रालय में सचिव स्तर का एक कोई कमेटी बने जहां हम अपनी बात को रखें। लिपिकों के वेतन विसंगति एक बड़ा विषय है,
ऐसे ही अन्य जो विभाग के जो वेतन विसंगति कर्मचारियों के एक बड़ा ये एक विषय- बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक फोरम होना चाहिए, कम से कम एक ऐसी जगह जहां वो बात रख बात सके। को रख बलियानी सकते- साहब, नहीं, निश्चित रूप से कमल वर्मा जी की बात, अभी कुछ कर्मचारी नेता मुझसे भी मिले थे, मैं क्योंकि सेल्टस डिपार्टमेंट में भी वकालत करता हूं, तो वेतन विसंगति की बात को मैंने बहुत ही गंभीरता से सुना है। और ये बहुत विचित्र है कि एक ही टेबल पे काम करने वाले दो अलग अलग लोगों का अलग अलग वेतन है और वो ज्यादा काम करते हैं। तो उस बारे में मैंने भी चीफ सेक्रेटरी साहब को पत्र लिख के कहा है कि साहब वेतन विसंगति के सारे मामलों पर विचार करने के लिए कमेटी बना दी जाए और उसमें कोई बहुत ज्यादा आर्थिक भार भी सरकार पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है। तो उस दिशा में भी तो होगा। ये होता है और मंशा और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आप कितना पढ़ रहे हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट प्लानिंग क्या है इसमें आप अपनी बात रखें वर्मा जी- और उनको बात रखने का एक मौका दें। नहीं, देखिए, वर्मा जी, आपके सर, जहां मैं- एक आप- आपके संज्ञान में एक चीज और ला दूं। जी जी एक दिक्कत आप लोग भी समझ लीजिए कि राज्य के राजस्व का जो स्रोत है ना, सबसे बड़ा था सेल टैक्स, वेट टैक्स जिसको बोलते हैं, उसमें वेट भी था और एंटी टैक्स भी था। ये समाहित हो गया जीएसटी में, है ना। और केवल अब राज्य का जो वेट टैक्स है केवल लगता है पेट्रोल डीजल और शराब में। अब दुर्भाग्य देखिए, पेट्रोल डीजल पर 25% हम जो वेट रमन सिंह जी लेते थे वो हम आज भी लेते हैं, लेकिन केंद्र के जो हमको केंद्रीय करों में जो राजस्व मिलता है 42%, केंद्र सरकार ने उसमें भी कटौती कर दी इसमें, इस रूप में कि 25 वस्तुओं पर जो केंद्रीय कर था उसको उन्होंने शेष के श्रेणी में डाल दिया। शेष के श्रेणी का मतलब ये होता है कि शेष में राज्यों को हिस्सा नहीं मिलता है। तो केवल पेट्रोल डीजल में ही हमें जो 4 रुपये 50 पैसा केंद्र सरकार ने पेट्रोल का और 2.5 रुपया डीजल का, ये जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको एक्साइज ड्यूटी के मद से निकालकर शेष में डाल दिया। एक 2 मद में केवल वर्मा जी 500 करोड़ रुपए की चपत लगी है हमको, 500 करोड़ का राजस्व हमारा कम हो गया। और इस 25 सभी वस्तुओं को हम देखेंगे तो टोटल 1100 करोड़ रुपए का राजस्व हानि केंद्र सरकार की इस गलत नीति की चली हुई है। लेकिन बलियानी इसको साहब, आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए ठीक और है। केंद्र सरकार से दबाव डालना चाहिए। लेकिन वे आपके विकास के जो आपका विकास का पूरी गाड़ी है उसके पहिए हैं जी। वो इम्प्लीमेंटेशन के आधार हैं, उनको आपको साथ लेकर एटलीस्ट कॉन्फिडेंस में लेकर चलना पड़ेगा। पुनीत जी, जी जी, इसलिए मैं उनके ध्यान में ला रहा हूं। पॉइंट रखें। कमल जी क्या कहना चाह रहे हैं? पुनीत जी, मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए हम जो है केंद्र की क्या स्थिति है, प्रदेश की क्या स्थिति है, पूरे विश्व की क्या स्थिति है, हम लोग भी बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हर चीज को हम समझते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम नासमझ हैं, लेकिन मेरा यह एक सिंपल लॉजिक है कि भाई यदि आपने 2 साल तक हर वर्ग के लिए सोचा है, ठीक है, तो तुम्हारे हमारे लिए लिए भी कुछ सोचिए। और दूसरी बात पुनीत जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, कोरोना संक्रमण का दौर 2020 में इस कदर हुआ कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी लगभग 65 से 70 अधिकारी कर्मचारी इस संक्रमण को रोकते रोकते मौत को गले लगा दिए। तो हमने कहा कि 50 लाख रुपए जो राजस्थान में आपकी कांग्रेस की सरकार है, हमने वहां का आदेश की कॉपी हमने ला कर दिया कि भाई आप जो है कम से कम जो हमारे कर्मचारी जो शहीद हो गए हैं ठीक है। तो उनको कम से कम 50 लाख रुपए का चलिए, अनुग्रह राशि दो बातें कर आपकी दीजिए। वर्मा जी, आपकी मतलब बातों मेरे से- कहने का आशय ये है पुनीत जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम जो है प्रदेश की तरक्की में और प्रदेश में जो है कोरोना संकट में पूरा हर समय हम लोग 24 घंटे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी जब डटे रहे, तो ऐसी स्थिति में सरकार को भी हमारे बारे में कुछ न कुछ तो सोचना चाहिए। ठोस बात है, ठोस पॉइंट है और इसके लिए कम से कम एक फोरम बने, इसके बारे में सरकार से बात की जाएगी। ये जरूर यहां पर इस मंच पर भी भरोसा दे रहे हैं हमारे साथ बलियानी जी। सुंदरानी साहब, एक सीधा जो हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन जिस हाइट का जिक्र कर रहे हैं उसमें पहला एच समग्र विकास का है और इसमें ई फॉर एजुकेशन में 3-4 बड़े बड़े ऐलान दिख रहे हैं। क्या विपक्ष को कम लगता है? नहीं, निश्चित रूप से कम है। मैंने कहा ना, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। आम आदमी शिक्षा से परेशान है, आम आदमी स्वास्थ्य से परेशान है। प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में एक मरीज को जाने दीजिए, उसकी क्या स्थिति होती है, घर बिक जाते हैं, उनके बिजनेस खत्म हो जाते हैं और सारी पेंशन खत्म हो जाती है परिवारों की। अगर सरकार एक विश्वसनीयता कायम करेगी प्राइवेट सरकार के स्वास्थ्य विभाग पर और उसका थोड़ा सा विस्तार, उसका बजट बढ़ाएगी, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें आम आदमी को राहत मिलेगी। वैसे ही ठीक है, सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किया और अच्छा निर्णय है, मैं इसकी तारीफ करता हूं मैं कि, लेकिन इसको हमको और व्यापक रूप देना पड़ेगा। इसके लिए बजट का प्रावधान रखा जाना चाहिए। उन्हीं स्कूलों में इंग्लिश और हिंदी मीडियम चालू करके। पर आप आर्थिक मामलों को भी समझते हैं सुंदरानी जी, बार बार अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, इसमें भी मुख्यमंत्री जी ने कहा वित्त मंत्री के तौर पर कि उनको कितना
केंद्र से मिलने वाले करों में, केंद्र से मिलने वाली सहभागिता में, इनफैक्ट जो अभी चावल का उठाव है उसको लेकर कितना संघर्ष करना पड़ा, खुलकर वो अपनी बात रखें। देखिए पुनीत जी, मैं फिर इस बात पे आऊंगा कि छत्तीसगढ़ जो है, ऊपर से हम निश्चित रूप से नागरिक हमारे यहाँ के गरीब हैं, लेकिन यहाँ की धरती अमीर है। यहाँ के संसाधनों का दोहन हमको करना चाहिए। आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की दिशा में हम कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्यों नहीं हम इसके बारे में सोचते कि छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर बने? हम कब तक केंद्र के सामने कटोरा लेकर खड़ा होंगे? साहब, केंद्र के सामने कटोरा क्यों ले जा रहे हैं? असल पुनीत जी देखिए, जो संवैधानिक व्यवस्था है ना, अपने यहाँ फेडरल सिस्टम है। तो फेडरल सिस्टम में राज्य की जिम्मेदारियां हैं और केंद्र की अलग जिम्मेदारियां हैं। तो केंद्र और राज्य एक दूसरे के लिए विकास में पूरक का काम करते हैं। अब एफसीआई हमेशा चावल खरीदती है, तो वो केंद्र का काम है, हम कटोरा के थोड़ी कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आपने पहले ही कहा था कि आप 40 लाख मीट्रिक टन खरीदेंगे, तो आप इफ एंड बट क्यों लगा रहे हैं? आपने कहा था कि समर्थन मूल्य से ऊपर आप यदि बोनस देंगे तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे। हमने समर्थन मूल्य से खरीदा। अब हम समर्थन मूल्य से खरीदने के बाद किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए कोई राज्य न्याय योजना के माध्यम दे रहे हैं, तो इसमें आपको क्या तकलीफ है? आप भी तो किसानों को किसान सम्मान निधि दे रहे हैं ना, आप सम्मान निधि दे रहे हैं, हम राज्य न्याय योजना के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन यदि केंद्र की सरकार संविधान की भावनाओं के विपरीत जाकर, क्योंकि उनकी विचारधारा वाली पार्टी सरकार नहीं है, उनके साथ भेदभावपूर्ण करेगी, तो देश ऐसे चल नहीं पाएगा। जी सुंदर, देश एक दूसरे को मिलजुल कर चलाना पड़ेगा। जहां तक फेडरल व्यवस्था के तहत जो केंद्र का हिस्सा राज्यों को मिलना है वो तो निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन हम हर मामले में धान खरीदने के पर अगर फैक्ट है तो आप रखें ना, वो तो आंकड़े सामने रख रहे हैं कि करों में कितना कटौती करके मिला। दूसरा अभी जो प्रैक्टिकल समस्या वो भी आपके सामने रख रहे हैं। इस बारे में प्रदेश के नेता ये कहते हैं, आपने भी जिक्र किया कटोरे का, भाई वो उनका कोटा है, कटोरा नहीं, वो उतना आपको लेना है। पुनीत जी 32% केंद्र के राजस्व का टैक्सेशन का हिस्सा मिलता था राज्य सरकारों को। मोदी जी की सरकार आने के बाद 10% बढ़ाया गया। तो राज्यों के अधिकार को हम कहाँ कम करना चाहते हैं? ठीक है, कोरोना काल के बढ़ाया नहीं गया, बढ़ाया गया, केंद्रीय योजनाओं के पैसे को समाहित किया गया, इसलिए 42% अलग अलग अनुदान जो देते थे उसको मिला दिया उसी में। अब 10% दिया ना हमने, वो तो संवैधानिक व्यवस्था है, योजनाएं चलाने के लिए दिया ना हम। अब वो इसमें थोड़ी लंबी बहस करूंगा, एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे। ये जो केंद्र वर्सेस राज्य हैं, इसमें केंद्र ने अपनी तरफ से कितना देना था, कितना दिया, राज्यों को कितना चाहिए, और कटोरा और आत्मनिर्भरता, इस पर बात आगे बढ़ाऊंगा। बजट ब्रह्मास्त्र पर आज कुछ देर पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के तौर पर अपना तीसरा बजट पेश कर दिया। कोविड चुनौतियों के बाद में इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें सबने नहीं लगाई थी, लेकिन जो उम्मीदें लगा कर रखी थी वो कितनी पूरी हुई, हर वर्ग को लेकर जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहां तक पूरी हुई, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, रमेश वर्लियानी साहब हैं और कर्मचारी नेता विजय कुमार झा साहब आप जुड़ गए हमारे साथ में। इस पैनल से हम फिर से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, आपसे पहले जो कर्मचारी नेता हैं जुड़े हुए थे और आपने भी प्री बजट का डिस्कशन देखा है हमने, उसमें अपनी बातें रखी थी। बहुत सारे पॉइंट्स में से 3 बड़ी बातें कि 2020 कर्मचारियों के लिए होना था लेकिन नहीं हुआ। अब क्या कर रही सरकार, एक बजट के बाद में क्या फोरम बनेगा चर्चा के लिए। इन सब के अलावा ओवरऑल आप नागरिक भी हैं और नागरिकों के बड़े हिस्से को सर्व भी करते हैं। नागरिक के नाते आपको किस तरह लग रहा है? चाहे नागरिक के रूप में कहिए या कर्मचारी नेता के रूप में कहिए, ये जो स्लोगन है कि भूपेश है तो भरोसा है, तो वो भरोसा जितना लोगों ने किया था वो उतना खरा नहीं उतर रहा है। एक तरफ बोल रहे हैं कि गढ़बो छत्तीसगढ़, जब छत्तीसगढ़ ला गढ़ना है तो वो कर ले पूरा व्यवस्था करना है, वो व्यवस्था बजट में कहीं नहीं। निराशा हुई आपको? हमको निराशा ये हुई है कि जैसा आपने पहले ही कह दिया मेरे बात को कि 2019 किसानों के लिए, 2020 कर्मचारियों के लिए उन्होंने खुद कहा था, लेकिन 2020 पूरा निकल गया, कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं हुआ। साहब, कोरोना काल में जितने शासकीय सेवकों की मृत्यु हुई, उनके बच्चे आज अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। किसी एक को तृतीय श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिला है, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति में 10% का सीमा बंधन है। आप एक तरफ बोल रहे हैं बेरोजगारी दूर करेंगे, हमारे हजारों अनियमित कर्मचारियों को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हमको नियमितीकरण करना है, उसमें कुछ नहीं करना है। एक अनियमित कर्मचारी 10,000 रुपया तनख्वाह पा रहा है, उसको 3-4 हजार रुपया दे दीजिए, 15-16 हजार पा करके नियमित हो जाएगा। बेरोजगारी
बेरोजगारी दूर होगी, लेकिन वो नहीं हो रहा है। स्कूल सफाई कर्मचारी 2 घंटा काम करते हैं और उनको 2000 रुपया महीना मिलता है, वो भी 3-3 महीने में कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। और स्कूल सफाई कर्मचारी के 99% लोग SC ST के हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनको कम से कम नियमितीकरण न करो तो पूरा 10,000 रुपया महीना दे करके उनको अंशकालिक से पूर्णकालिक करना है। ठीक है। तो इन सब बातों पर कहीं बजट में हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए कर्मचारियों में एक निराशा है। 2004 के बाद पेंशन बंद है साहब, और दूसरी ओर हमारे जनप्रतिनिधियों का पेंशन डबल हो रहा है। इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता दिखना चाहिए, चाहे केंद्र का बजट हो कि राज्य वर्लियानी साहब। मैं विजय झा जी की पीड़ा से सहमत हूं, लेकिन झा साहब आपको बताना चाहूंगा कि 2020 तो आप ही के लिए समर्पित था, हम क्रम से चल रहे थे, लेकिन ये कोरोना संकट ने प्रदेश की और देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा आघात पहुंचाया है। लेकिन भूपेश बघेल जी में एक विशेषता है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने आपसे कमिटमेंट किया है, वो कमिटमेंट पूरा करेंगे। मैं आपकी भावनाओं से उनको अवगत कराऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आपको निराशा नहीं होगी। चलिए, 1-2 पॉइंट हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हर बार बीच में अधूरा रहता है। यहाँ जिस तरीके से सुंदरानी जी आपने भी अपनी सरकारों के समय एक मार्केटिंग एरिया को और कृषि सेक्टर को मिलाने का प्रयास किया था, कुछ प्रयास आपने किए थे, कुछ ये सरकार प्रयास कर रही है। अपनी फ्लैगशिप योजनाओं का जिनका देश भर में चर्चा हुआ उसके लिए भी बजट रखा है। इसके अलावा सीमार्ट और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं जो आज की पीढ़ी को और पुराने जो हमारे यहाँ का कल्चर है इन दोनों को जेल करते हैं। आपको लगता है ये सही हो रहा है? प्रदेश सरकार अगर इस पर आगे बढ़े, ईमानदारी से काम हो जाए जमीन पर, तो फर्क पड़ेगा? निश्चित रूप से पुनीत जी, अगर इसको धरातल पे उतारा जाए तो सुखद परिणाम आएंगे। गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा और एक मार्ट मिलेगा ग्रामीण वस्तुओं के विक्रय के लिए जो गांव में पैदा होती है, गांव में निर्माण की जाती है। मोदी जी भी चाहते हैं लोकल फॉर वोकल का, जो मोदी जी ने नारा दिया। और आदरणीय प्रमोद महाजन जी इस मौके पे याद आएंगे, वो हमेशा कहते थे कि साबुन बनाए टाटा और जूता बनाए बाटा और हो रहा है गरीब का घाटा। तो ये घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन राज्य सरकार को भी देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक योजना इसीलिए लाई थी कि 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण नौजवानों को मिले, एक नौजवान 4 नौजवानों को रोजगार दे। इससे रोजगार का बड़ा संकट समाप्त होगा। मैं अगर मुख्यमंत्री जी ने इसको लाया है, लेकिन ये धरातल पे उतरे, क्योंकि 3 साल के बजट में न कर्मचारी खुश है न व्यापारी खुश है। एक व्यापारियों की डिमांड थी, बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में लागू है यह योजना। मुलायम सिंह जी ने, मायावती जी ने और कल्याण सिंह जी ने, इसके बाद अभी योगी आदित्यनाथ भी लागू किए कि अवैतनिक कर्मचारी होता है व्यापारी, 10 लाख रुपए का कम से कम बीमा दिया जाना चाहिए। सरकार के लिए अब सेवा करता है, हमेशा सेवा टैक्स राजस्व में जमा, खजाने में जमा करता है राजस्व, लेकिन उनके लिए कोई अगर आकस्मिक दुर्घटना, पत्रकारों के लिए क्या मैं बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन यह व्यापारियों के लिए भी यह प्रावधान रखा जाना चाहिए। जी चलिए, एक ब्रेक हम लेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ रिएक्शंस हमको मिले हैं, उस रिएक्शन को भी जनता को सुनवाएंगे कि क्या और किस तरह सत्ता पक्ष के विपक्ष के नेता इस बजट को देखते हैं। चलिए, कुछ रिएक्शन है दोनों तरफ के, सत्ता पक्ष के विपक्ष के, देखिए बजट पर। मैंने चुनौती के साथ विधानसभा में कहा था तुम एक पत्थर नहीं लगा पाओगे 5 साल में, और वो हो रहा है। तीसरे साल के बजट में 1 रुपया का प्रावधान, बोधघाट परियोजना जो बोलते थे मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है मैं कर लूंगा, आज उसमें 1 पैसे का भी प्रावधान नहीं रखा गया है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जो सिंचाई के 3 चल रही है, उसी के लिए 260 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो कि पुराने बजट का कंटिन्यूएशन है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात पहली बार बजट का आकार छोटा हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर के मैंने बताया कि जो 14% की यदि पूंजीगत व्यय होगी, इससे आप समझ सकते हैं कि ये बजट प्रदेश को आगे विकास में ले जाने के बजाय पीछे धकेलने वाले बजट है। ये बजट छत्तीसगढ़ को पीछे ले जाने वाला बजट है, ये छत्तीसगढ़ को अधोगति में ले जाने वाला बजट है। और मुझे लगता है जैसे 2 सालों से पूरे विकास की योजनाएं ठप्प हैं, वैसे ही आने वाले समय 3 सालों में भी विकास की योजनाएं ठप्प रहेंगी। आज का जो बजट है वो छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, मान सम्मान को बहुत अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है। इस बजट में
सभी का ध्यान रखा गया है। कांग्रेस पार्टी इस बजट का बहुत बहुत स्वागत करती है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। चलिए, तो ये है बजट के ऊपर रिएक्शन। जल्दी से अब यहाँ इन रिएक्शन पर रिएक्शन लेते हैं। बरलियानी साहब, विपक्ष लगातार कह रहा है कि आप एक ईंट भी नहीं रख पाए, और लगातार कह रहा है, और केंद्र से जहां आप बात करते हैं किन शब्दों का इस्तेमाल होता है वो भी आपको पता है। देखिए, ईंट से इंसान नहीं बनता है ना। पहले तो है एक आम आदमी के जीवन की रक्षा करना, उसके शिक्षा की व्यवस्था करना, उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था करना, उसके आवास की व्यवस्था करना, ये सरकार का बुनियादी कर्तव्य है। और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग अलग विभागों का होता ही है। अब नई राजधानी तो बना लिए, मैंने पहले भी कहा था, नई राजधानी बना ली, उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं निकला। आज उसकी बसाहट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हम सामाजिक कल्याण और आर्थिक कल्याण दोनों की दिशा में कर रहे हैं। और आपने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि रोजगार के लिए, मेरे साथी रोजगार की बात कर रहे हैं ना, रोजगार का मतलब ये समझ लीजिए सरकारी नौकरियां, ये रोजगार नहीं होता है। रोजगार के अवसर होते हैं, गांव का व्यक्ति गांव में रोजगार पाए। और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जो है वो जमीनी नेता हैं। इस बजट में उन्होंने एक बहुत अच्छा काम ये किया है। छत्तीसगढ़ की कला, शिल्प, वनोपज, कृषि एवं अन्य सभी प्रकार के उत्पादों में व्यंजनों को एक ही छत के नीचे लाने के लिए सी मार्ट की स्थापना करना। ठीक बात है। ये बहुत बड़ी मार्केटिंग योजना होगी और जमीन पे दिखेगी। वो मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं कि बस्तर के वनोपज को प्रोसेसिंग के माध्यम से वैल्यू एडिशन देने का काम किया है। जो काजू, कुछ आपके पुराने वायदे ना जो अब आपको तीसरे बजट में पूरे करने थे, उनके बारे में बार बार सवाल उठेंगे। बेरोजगारी भत्ते का सवाल उठेगा, कर्मचारी हित का सवाल उठेगा, बोधघाट परियोजना का सवाल उठेगा, और ये विपक्ष भी उठा रहा है। वो पुनीत जी सही है, बेरोजगारी भत्ते की बात तब आएगी जब हम रोजगार देने की स्थिति में ना हो। अब ये देखिए, पौनी पसारी योजना के समान ग्रामीण क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना, 5,000-7,000 स्क्वायर फीट के रूरल पार्क हम बना रहे हैं। वैसे ही एक तेल घानी, चर्म शिल्प पार्क बोर्ड, लौह शिल्प पार्क बोर्ड, रजक कार्य विकास बोर्ड, यानी जो गांव के जो मूल उद्योग थे, मूल कुटीर उद्योग थे, उनको हम स्थापित करने का काम कर रहे हैं। बेसिक पॉइंट ये कि उनका विकास जन कल्याणकारी लोगों के लिए पहले, बाद में कंस्ट्रक्शन साइट। देखिए पुनीत जी, पुरानी बोतल में नई शराब की बात है। ये सारी योजनाएं डॉक्टर रमन सिंह जी की थी। जितने शिल्प है या अन्य छत्तीसगढ़ में प्रोडक्शन होते हैं, वन क्षेत्र में से हमारे उत्पादन होते हैं, इन सारों को एक सी मार्ट के रूप में पहले ही हम लोगों ने स्थान दिया है। और रहा सवाल, जमीन में नहीं दिखता ना सुनामी जी, 15 साल में दिखाई नहीं दिया। कई सारे आज भी इस राजधानी में मैं दिखा दूंगा आपको। दूसरी बात, बजट में हम अपेक्षा कर रहे थे, 3 साल, तीसरे साल का बजट है। हम चाहते थे कि शिक्षकों की भर्ती का प्रावधान हो, पुलिस भर्ती का प्रावधान हो, उसके लिए राशि रखी जाए। और हम चाहते थे कि नौजवानों को जो बेरोजगारी होगी, शिक्षकों की भर्ती भी होगी, कब होगी? 3 साल तो निकल चुके आपके, कहीं नहीं जानकारी दे रहा हूं। महंगाई भत्ता देने की बात आपने 2 करोड़ की बात की थी। आम आदमी के जेब में रोजगार मिला क्या? कोई व्यवस्था नहीं है। बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपए देना चाहिए था। 10 लाख नौजवानों का तीसरे साल में भी हक मारा। 2 करोड़ों को रोजगार मिला क्या साल में? की बात पुनीत 7 साल हो गए, 14 करोड़ को रोजगार मिला था। कहीं न कहीं एक पत्थर तो रखे। 14 करोड़ को रोजगार देना था आपको। करते थे हमेशा भूपेश बघेल जी, कहते थे कि लेकिन नौकरियों के नाम पर जब केंद्र सरकार के 2 करोड़ की बात आती तो कहते हैं रोजगार के अन्य विकल्प हैं। यही अगर वर्तमान सरकार कह रही, क्या देखिए रोजगार के, मैं ये कहता हूं, अगर बेरोजगारी भत्ता आप नहीं दे सकते तो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराइए, बताइए। एक नौजवान को रोजगार देने का काम किया है क्या? आपने भत्ता क्यों घोषणा की थी 10 लाख लोगों को? तो इस बजट में तो आगामी 2 साल के लिए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देना। चलिए फाइनल कमेंट विजय झा साहब, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट। बजट के बाद सरकार से क्या कहेंगे? सरकार से हमको यही कहना, जैसे बेरोजगारी की बात हो रही है, बेरोजगारी दूर करने के लिए जो हमारे अनियमित संविदा कर्मचारी हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको कम से कम नियमित किया जाए। नियमित करना तो दूर, इस 2 साल के कार्यकाल में मेरा दावा है कम से कम 5,000 लोगों को नौकरी से निकाला गया। आप प्रधानमंत्री आवास योजना मकान देंगे बोलते हैं, 230 मकान सिंचाई कॉलोनी का जबरदस्ती तोड़ करके वहां कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कर्मचारियों को बेघर किया जा रहा है। इन सब मुद्दे पर कर्मचारी लगातार अपनी बातों को सरकार के पास रखते हैं। हमारा
बड़ा, हम तो महंगाई भत्ता वगैरह छोड़ दिए, 7वां वेतनमान में रायपुर में केंद्रीय कर्मचारी गृह भाड़ा भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, मैं बताऊं सबसे ज्यादा नक्सली क्षेत्र भत्ता आज 20 साल में नहीं बढ़े, दोनों सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। बस्तर के क्षेत्र में नक्सली क्षेत्र भत्ता भी मिलना चाहिए। इन सब बातों को बजट में नहीं रखा गया, इससे प्रदेश के कर्मचारी दुखी हैं। चलिए, कर्मचारियों की अपनी आस है, आम लोगों की अपनी समस्याएं हैं, सरकार की अपनी चुनौती है। सरकार ने बजट रख दिया, एक्सपर्ट का एक पैनल बल्कि कई दफा अलग अलग लोगों से चर्चा हम कर रहे हैं और ये दिन भर दौर जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए IBS24 के साथ में, लगातार देखते रहिए। आप सबका शुक्रिया अपना समय निकालकर महत्वपूर्ण बात के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।